वेलकम बैक। आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं ग्रामर का, क्लास 8 एनसीईआरटी का। वो है हमारा नया टॉपिक जो है विराम चिन्ह। तो ये 23rd चैप्टर है और इसका पेज नंबर है हमारे पास 130। तो प्लीज़ अपनी अपनी बुक्स का पेज नंबर 130 निकाल दीजिए। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। और विराम चिन्ह को हम इंग्लिश में पंचुएशन कहते हैं। आपको पता ही होगा कि पंचुएशन होता क्या है। पंचुएशन वो होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के अंदर लगते हैं। अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। विराम का मतलब है रुकना। विराम चिन्ह का ये जो नाम रखा है, विराम का मतलब होता है जब कोई रुकता है, किसी भी चीज़ को रोक लेना, किसी सेंटेंस को रोक लेना। जब हम कहीं जा रहे होते हैं और लगातार इधर उधर देखे बिना सड़क को पार कर लें या चलते रहें, विराम नहीं लगाएं, तो सड़क के नियमों का उल्लंघन होता है। इसी तरह भाषा में निरंतरता के साथ साथ विराम का भी महत्व होता है। भाषा को स्पष्ट तथा भावपूर्ण बनाने के लिए बोलते समय कहीं कहीं रुकना पड़ता है। लिखित रूप में इसे दर्शाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इन संकेतों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा है कि जब हम सड़क में जा रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, अगर हम इधर उधर देखे बिना ही रोड को क्रॉस कर देते हैं तो वो क्या होता है कि हमने सड़क के नियमों का उल्लंघन कर दिया है। वैसे ही अगर किसी एक वाक्य में, जैसे अभी हम ये पैराग्राफ पढ़ रहे थे, तो इसमें मैं रुकी थोड़ी देर, कहीं पे मेरा ऐसे, जैसे मैंने बोला रुकना, चलते रहें, विराम नहीं लगाएं, ये बोला ना मैंने। तो आपने मेरा सेंटेंस देखा कि मैंने कैसे बोला, किस वे से बोला। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम भाषा को बोलते समय या लिखित भाषा को बोलते समय अगर हम रुकते नहीं हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम लिखित भाषा का अपमान कर रहे हैं, हम उसके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो अगर हम इन्हीं पंचुएशंस को, यानी कि इसी विराम को अगर हम लिखित रूप में दर्शाएंगे तो ये ऐसे होते हैं कि इनको हम क्या कहते हैं, ये संकेतों के रूप में दर्शाए जाते हैं और इन संकेतों को हम कहते हैं विराम चिन्ह। विराम का मतलब तो रुकना होता है और चिन्ह का मतलब होता है कि जो रुकने के लिए चिन्ह, रुकने के लिए जो ड्राइंग्स वगैरह वी कैन से दैट जो यूज़ की जाती हैं, जो थिंग्स यूज़ की जाती हैं वो। अब देखते हैं कि हिंदी में प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से। उन्हें देखने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लिखा है, बोलते या पढ़ते समय भावों को स्पष्ट करने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कह रहा है कि जब हम बोलते हैं या पढ़ते हैं तो हम कुछ भावों को स्पष्ट करते हैं और उनके लिए हम जो चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर दीजिए। अब देखते हैं हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह। अब हिंदी के हमें प्रमुख विराम चिन्ह देखने हैं। सबसे पहला है अल्प विराम। तो अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम होता है हमारा कॉमा, जो हम हिंदी में इंग्लिश में लगाते हैं। जैसे कि राम और सीता लिखते हैं, अगर हम उसे लिखे बिना ऐसे हिंदी इंग्लिश में बोले, रिया सिया एंड राम वर प्लेइंग, तो रिया और सिया के बीच में हम क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। वैसे ही हिंदी में अगर हम लिखें राम सीता और शाम खेल रहे हैं, राम और सीता के बीच में मैं रुकी ना, राम सीता और शाम खेल रहे हैं, और शाम खेल रहे हैं में मैंने कोई डिफरेंस नहीं छोड़ा, लेकिन राम और सीता में मैंने छोड़ा, रुकी थोड़ा सा मैं, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, ऐसे बोलेंगे नहीं, ऐसा बोला ना हमने। तो जो जहाँ पे कॉमा है बीच में, राम और सीता के बीच में कॉमा लगा है, उसके बाद लक्ष्मण भी है साथ में, और के साथ है वो, तो इसका मतलब जो सबसे पहला है वो हमारा अल्प विराम है। दूसरा हमारा होता है पूर्ण विराम, जो कि किसी भी सेंटेंस के बाद लगता है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप। फिर आता है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम होता है जो सेमी कॉलन होता है, और इन सब का यूजेस हम आगे देखते हैं। विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क का साइन होता है। निर्देश चिन्ह,
ये होता है हमारा डैश। उद्धरण चिन्ह, इसको कहते हैं हम इन्वर्टेड कॉमा इंग्लिश में। विवरण चिन्ह, फॉलोइंग का साइन, यानी कि नीचे दिए गए हैं ये होते हैं हमारे फॉलोइंग का साइन। ये बिना डैश के भी लिखा जाता है। लाघव चिन्ह, एब्रिविएशन साइन, ये मैं आपको समझाती हूँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। त्रुटिपूर्वक चिन्ह, साइन ऑफ कैरेट्स, इसका मतलब होता है, आपको पता होगा, इंग्लिश में लिखते हैं हम इसे। योजक चिन्ह, हाइफन। कोष्ठक चिन्ह होता है ब्रैकेट। सबसे पहले का यूज़ देखते हैं, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है अल्प विराम। अल्प विराम का लिखा है कि अल्प का अर्थ थोड़ा होता है, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, इसमें अर्ध की उपेक्षा कम ठहराव होती है, जैसे राम मोहन और शाम घूमने गए। अब इसमें बताया है कि ये मैंने आपको अल्प विराम पहले ही में इसके बारे में सब कुछ समझा दिया। जैसे अभी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, राम और मोहन के बीच में उन्होंने एक कॉमा लगाया है, एक छोटी सी रुकावट डाली है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। अगला हमारा है पूर्ण विराम। किसी कथन को पूर्ण होने पर अंत में लगने वाले चिन्ह पूर्ण विराम कहलाते हैं। जैसे कि प्राचीकल भारत लौटेगी, हम इसमें रुकेंगे, उसके बाद हम अगला सेंटेंस बोलना शुरू करेंगे कि प्रतियोगिता निकट है। प्राचीकल भारत लौटेगी, हम उसे स्टेशन लेने जाएंगे, पिताजी जब घर वापस आएंगे, ऐसे बोलते हैं ना हम, बीच में रुकते हैं थोड़ी देर, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने अब क्या लगाया है, पूर्ण विराम लगाया है। अब अर्ध विराम देखते हैं। पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ा रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे परिश्रम करो, प्रतियोगिता निकट है, तुम परिश्रम क्यों नहीं करते, प्रतियोगिता निकट है। यानी कि ये पूरा है, एक सेंटेंस ही है, लेकिन इसमें आधा थोड़ी सी कम रुकावट होगी, इसलिए हम इसमें पूर्ण विराम नहीं लगाते, यानी कि आधा विराम लगाते हैं, जिसका नाम रख दिया है अर्ध विराम। विस्मय आदि बोधक, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब हम अपनी किसी भी फीलिंग को दिखाते हैं, किसी शोक को दिखाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारा होता है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ठीक है, जैसे वाह तुम परीक्षा में सफल हो गए, वाह तुम परीक्षा में सफल हो गए, वाह के बाद क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन साइन लगा है। आगे देखते हैं, आगे है प्रश्नवाचक, ये हमारा वाक्य में प्रश्न पूछने के काम आता है। सॉरी, जैसे क्या तुमने खाना खा लिया, तुमने खाना खा लिया, ये हमने उससे प्रश्न पूछा, प्रश्न के बोलने के ढंग से ही हमें पता चल गया कि वो क्या बताना चाह रहा है। आगे है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है, निर्देशक चिन्ह का आकार योजक की उपेक्षा बड़ा होता है। किसी बात का उत्तर या उदाहरण आगे दिया जाने वाला हो तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि महात्मा जी ने कहा, सदा सत्य बोलो, ये। अच्छा देखो, इसमें क्या है कि जब हम, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, जैसे के बाद क्या लगाया है उन्होंने, ये जो डैश लगाया है, इस डैश को, ये जो डैश है, ये जहाँ पर आपको ये कर्सर दिख रहा है ना घूमता हुआ, ये गोल गोल, ये जो डैश जैसे के बाद लगा है, इसको हम क्या कहते हैं, निर्देशक चिन्ह कहते हैं। क्लियर, ये निर्देशक चिन्ह। जैसे उन्होंने बताया कि महात्मा जी ने कहा, सदा सत्य बोलो, महात्मा जी ने कहा, महात्मा जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा, ये जो डैश के बाद है वो महात्मा जी ने हमें कहा है, जो डैश के बाद है वो कहा है। डैश के पहले तो हमने लिखा है ना कि महात्मा जी ने हमसे महात्मा जी ने हमसे कहा, तो महात्मा जी ने क्या कहा, सदा सत्य बोलो। क्लियर, आगे देखते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में क्या है कि जहाँ किसी भी कथन को ज्यों का त्यों वैसे ही उतारा जाए, जैसे कि किसी दूसरे ने बोला था, उसे हम क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जैसे कि गांधी जी ने कहा था, अब देखो कहा था के बाद भी जो चिन्ह लगा है वो हमारा चिन्ह कौन सा आ रहा है, वो हमारा निर्देशक चिन्ह आ रहा है, यानी ऊपर वाला
ये वाला चिन्ह आ रहा है, निर्देशक चिन्ह। परंतु अभी हम उद्धरण चिन्ह पर पहुंचे हैं। उसके बाद बताया है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी जी ने क्या कहा था कि अरे ओ अंग्रेजों, हमारा भारत छोड़ के चले जाओ, हम कमज़ोर नहीं हैं। उन्होंने कुछ ऐसा बोला, उनकी वाक्य का मतलब ये आया। परंतु हमने उनके वाक्य को ज्यों का त्यों उतार दिया, बोल दिया उनकी तरफ से। गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसे कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा विवरण चिन्ह। जब किसी बात का उत्तर अगली पंक्ति में दिया जा रहा हो या सॉरी, वहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब किसी बात में उत्तर की अगली पंक्ति में उत्तर दिया जा रहा हो तो उसे हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? विवरण चिन्ह। यानी कि फॉलोइंग का चिन्ह। जैसे कि लिखा है संज्ञा के 3 भेद है, बताया नहीं है ना कितने भेद हैं, वो तो अगली लाइन में हमें पता चलेगा। बट यहाँ पे हम संज्ञा नहीं विराम चिन्ह कर रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि विराम चिन्ह के 12 भेद होते हैं, परंतु विराम चिन्ह बहुत अलग अलग होते हैं। क्लियर आ गया? हो गया क्लियर? आगे देखते हैं लाघव चिन्ह। अब लाघव चिन्ह समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ शब्द को पूरा ना लिखकर उसका संक्षिप्त रूप लिख दिया जाता है, वहाँ लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो, डॉक्टर का स्पेलिंग क्या होता है? ड आ अलकट र। उसके ऊपर कौन सी मात्रा यूज़ की जाती है? चांद डाला जाता है, परंतु बिंदी नहीं डाली जाती। अब जब हम आधा वाक्य लिखते हैं तो चांद की बिंदी कहाँ आ जाती है? आधे शब्द के आगे, यानी कि ड आ के आगे आपको ये बिंदी छोटी सी दिख रही होगी। आपको ड आ के आगे ये छोटी बिंदी ये जो है ये दिख रही होगी। ये कौन सी बिंदी होती है? ये जो चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा, चंद्र के ऊपर बिंदी लगी होती है, वो बिंदी यहाँ पर आ गई। क्लियर हो गया आपको सब? ये जो बिंदी है, ये कौन सी बिंदी है? लाघव चिन्ह। ये हमें लाघव चिन्ह के बारे में बताती है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, जहाँ पूरा शब्द नहीं लिखा होता, जैसे प्रोफेसर लिखते हैं ना हम, जहाँ पूरा शब्द नहीं लिखा होता उसे हम क्या कहते हैं? संक्षिप्त रूप, उसे हम कहते हैं लाघव चिन्ह। ठीक है, अब आता है त्रुटिपूर्वक चिन्ह। त्रुटिपूर्वक चिन्ह कौन सा होता है? ये चिन्ह क्या करता है? ये बताता है कि अगर हमारे से कोई वाक्य में कोई शब्द छूट गया है तो हम उसे इस तरीके से करके लिख सकते हैं। जैसे लिखा है माँ बेटे से प्यार करती है, परंतु हम एक शब्द लिखना तो भूल गए, तो फिर हमने ये त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाया और लिखा बहुत, माँ बेटे से बहुत प्यार करती है। आगे आ जाता है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह में क्या बताया है कि यह चिन्ह दो अलग शब्दों को जोड़ता है। ये जो चिन्ह है ये अलग अलग शब्दों को, दो अलग अलग शब्दों को जोड़ता है। इसका प्रयोग शब्द युग्मों के बीच द्वंद्व में होता है, जैसे सुख दुख, दिन रात, माता पिता, धीरे धीरे। देखो, माता पिता और धीरे धीरे के बीच में जो शब्द वो लगा है वो कौन सा चिन्ह होता है? योजक चिन्ह होता है। आपको क्लियर हो गया है मुझे लगता है। आगे है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह होता है हमारा ब्रैकेट, जैसे क के बाद लगता है। जैसे अगर हम लिखते हैं, जैसे हम वो लिखते हैं ना, जैसे 1 2 3, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 2 3, तो इसके आगे हम कभी कभार ब्रैकेट्स भी लगाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोष्ठक चिन्ह। क्लियर? अब आगे आपके पास अभ्यास आ गया है, और अभ्यास के ये जो है ये अभ्यास के कुछ क्वेश्चंस हैं, और अगले ही में मैंने अभ्यास के उत्तर भी दे दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्नों को देखते हैं। अच्छा देखो, उन्होंने क्या कहा है? विराम हम पहले 2 नहीं करेंगे, वो आप खुद कीजिएगा, और लास्ट का 1 नहीं करेंगे। हम करेंगे तीसरा, चौथा और 5वां, बाकी के आप खुद कीजिएगा। आगे देखिए लिखा क्या है। हमने लिखना है कि निम्नलिखित विराम चिन्हों के आगे उनके नाम लिखिए। पहला क्या है? क्वेश्चन मार्क का साइन है, तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक, जो कि यहाँ पर पहले से ही लिख दिया है, प्रश्नवाचक। दूसरा है हमारा कोष्ठक, ब्रैकेट्स। तीसरा है हमारा उद्धरण चिन्ह, किस लिए यूज़ होता है? जब किसी के वाक्य को ज्यों का त्यों उतार दिया जाए। फिर है हमारा पूर्ण विराम, कब यूज़ होता है? जब किसी सेंटेंस को हम ख़त्म कर देते हैं। चौथा है हमारा अल्प विराम, कब यूज़ होता है? जब हम
4 या 5 चीज़ों को इकट्ठा लिखकर उसके अंदर कोई गैप दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ये। अब ये जो चिन्ह है ये आपकी बुक में गिवन नहीं है, बट हम इसको विवरण चिन्ह ही लिखते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि विवरण चिन्ह को हम बिना डैश के भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखो ये क्या है, ये अर्ध विराम है, यानी कि आधा विराम चिन्ह लगता है इसमें, आधा विराम लगता है। आधा विराम क्या, पूर्ण विराम नहीं लगता, आधा विराम लगता है। यानी कि हमने बोला कि परिश्रम करो, प्रतियोगिता क्या था सेंटेंस, प्रतियोगिता निकट है, परिश्रम करो प्रतियोगिता निकट है। तो परिश्रम करो के बाद उन्होंने चाहा कि मैं रुकूं थोड़ी देर, फिर उसके बाद कहूँ कि मैं तुम्हारी प्रतियोगिता निकट है। तो अब उसमें उन्होंने सेंटेंस एक ही बोला, परंतु नियम अनुसार हमें रुकना था वहाँ, इसलिए उन्होंने आधा विराम वहाँ पर लगा दिया, यानी कि अर्ध विराम लगा दिया। सॉरी। आगे आपके पास है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह वही साइन ऑफ फॉलोइंग। आगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कहाँ यूज़ करते हैं, योजक चिन्ह जब दो शब्दों के बीच में थोड़ा सा जब दो सेम एक ही समान के शब्दों के बीच में जब हमने थोड़ा सा गैप स्पष्ट करना हो तब हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, योजक चिन्ह। अब विराम चिन्ह लगाइए। वाह कितना सुहावना मौसम है। तो बताओ अब क में वाह के बाद कौन सा साइन लगेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा। यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन कौन सा होता है, हाँ विस्मयादिबोधक साइन होता है एक्सक्लेमेटरी का। उसके बाद एंड में विराम चिन्ह। राम ने कहा मैं बीमार हूँ, राम ने क्या कहा, मैं बीमार हूँ। तो उसके बाद क्या लगेगा, एंड में वो लगेगा पूर्ण विराम। तुम दिल्ली कब जाओगे, उसने प्रश्न किया कि तुम कब जाओगे, फिर कौन सा लगा, प्रश्नवाचक। तुम दिल्ली से कब आओगे, अब कहा है कि तुम वापस कब आओगे, प्रश्न फिर से। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। अब राम और सीता के बीच में तो कॉमा आएगा ही, क्योंकि वो दो शब्द अलग अलग हैं, परंतु वो तीनों इंसान हैं, दो इकट्ठे लिखे हैं और एक अलग लिखा है, तो उसमें गैप हमें से दोनों बोलेंगे राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। नो, वी से दैट राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, इस तरह से बोलते हैं हम। राम और सीता में थोड़ा सा डिफरेंस छोड़ते हैं। अगला है क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुमने खाना खा लिया, ये भी तो प्रश्न है। इसमें हमने क्या यूज़ किया, प्रश्नवाचक। अब अगला सेंटेंस है, अगले सेंटेंस में कहा गया है कि निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग कर कर वाक्य बनाइए। पहला है पूर्ण विराम से बनाना है, मैं कल दिल्ली जाऊंगी, सिंपल सेंटेंस है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगी। फिर उसके बाद है योजक चिन्ह, कछुआ धीरे धीरे चलता है, यहाँ धीरे धीरे के बीच में हमारा विराम, यहाँ धीरे धीरे के बीच में हमारा योजक चिन्ह आ रहा है। अगला है प्रश्नवाचक, क्या तुमने खाना खाया, उन्होंने पूछा कि क्या तुमने खाना खाया, उसके एंड में प्रश्नवाचक लगा है। ये थोड़ा सा फोटो खींचने में प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। काल के 3 भेद हैं, देखो काल के 3 भेद हैं के बाद क्या लगा है, विवरण चिन्ह लगा है। उसके नीचे हमने कोई सेंटेंस दर्ज कराना है, तो वो हमारे पास लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने सिर्फ इसका एग्जाम्पल देना था। लाघव चिन्ह, मेरे मामा जी डॉक्टर हैं, देखो डॉक्टर पूरा नहीं लिखा, तो इसके बाद हमने क्या लगा दिया, इसके बाद हमने लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया। आपको आई थिंक सो कि लाघव चिन्ह समझ में आ गया होगा। तो ये थी हमारा आज का टॉपिक ग्रामर का। बाय फॉर नाउ एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ डू वॉच आवर न्यू वीडियोज़, अदर वीडियोज़ ऑल्सो। बाय।